नमस्कार साथियों। भारत की संस्कृति में आदिवासी संस्कृति और लोक कलाओं का बहुत अहम रोल रहा है। ये हमारी संस्कृति की जड़ें हैं जो हमें परंपराओं से जोड़ कर रखती हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसंत निरगुडे जी, जो पूर्व सर्वेक्षण अधिकारी हैं मध्य प्रदेश भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी, आपने तो 35 किताबें लिखी हैं इस विषय पर। अगर हम जानना चाहें कि जनजातीय और लोक कलाएं हैं क्या, इसके बारे में हमें बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने शुरुआत में ही पूछा। जी। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनजातीय संस्कृति और कलाएं और लोक कलाएं और संस्कृति, ये दोनों में बहुत अंतर है। आदिम संस्कृति या आदिवासी संस्कृति जो है वो बिल्कुल आदिम धरातल से आती है। जब मनुष्य बनना ही शुरू हुआ था तब से आदिम संस्कृति और कला का जन्म हुआ। लेकिन लोक कलाओं का जन्म कब हुआ? जब यही आदिवासी विकसित अपने विकास की कड़ियों को लांघता हुआ जब विकास में मैदान में आया और कृषि करने लगा, यहाँ से लोक की नींव पड़ती है और यहाँ से नई कलाएं कृषि संस्कृति के साथ में नई कलाओं का जन्म होता है। यहाँ से लोक कलाएं बनती है। लेकिन अब हम आज के समय में भी आदिवासी हैं। ये संसार में बहुत बड़ी कहना कि ये सुखद स्थिति है कि आज भी हमारे समाज में, इस संसार में आदिवासी संस्कृति और लोक संस्कृति दोनों साथ साथ है। ये एक बहुत बड़ा, चूँकि सारी कलाओं का आगम जो है ना वो आदिवासी कलाओं से ही हुआ है। लोक कलाओं का आगमन भी जो है वो सारा आदिम कलाओं से ही आया है। इसलिए उनका एक अंतर संबंध है। आदिम कलाएं पहले बनी, उसके बाद में लोक कलाओं का बनती है। हाँ। और उसके बाद में नागर कलाएं बनती है, शास्त्रीय कलाएं बनती, लोक और शास्त्र बनते हैं इस तरह से। तो इस तरह से तीन कलाओं का हमारे सामने एक दृश्य उपस्थित होता है। आदिम कलाएं, लोक कलाएं और नागर कलाएं, जिसको शास्त्रीय कलाएं भी कहते हैं। इन तीनों कलाओं का थोड़ा सा अंतर है कि आदिम कलाएं तो जो प्रकृति से संबंध रखती हैं, आदिम कलाएं जो प्रकृति से जो कुछ भी सीखा आदिम मनुष्य ने, पहले आदमी ने उसको अपनी कलाओं में उसने व्यक्त किया। जैसे ही घर में जन्म होता है बच्चे का, तो खुशी का मौका होता है, अवसर होता है। तो उस समय कुछ गाने भी फूटे होंगे स्त्रियों के कंठ से, वो गीत बन गए। कुछ नृत्य भी किया होगा, वो नृत्य बन गए। एक परंपरा ने जन्म लेता है वहाँ से, आदिम समाज से। और आदिम समाज से असल में सारी कलाओं का जो जड़ें हैं असली, वो तो समाज में ही होती है। आदिम समाज से जिस तरह से कलाएं प्रस्फुटित हो रही थी, बन रही थी, उन कलाओं से प्रकृति का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि प्रकृति एक नैसर्गिक चीज़ होती थी जो अपने आप खिलती है। ऋतुएं होती है, वर्षा होती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां होती हैं। इन सब का संबंध आदिम मनुष्य से था जीवन के लिए। ये सब जीवन के लिए उसने उपयोग करना सीखा, बीजों को पहचानना शुरू किया, उसे खाना शुरू किया, है ना। फिर बीजों को बोना शुरू किया। यहाँ से एक नया उत्सव शुरू होता है। उसकी फसल लहलाने लगी, उसको फल आए, उन फलों का उपयोग करना शुरू किया। इन सब में कहीं न कहीं उनकी कला दृष्टि भी काम में आती है कि क्यों ना हम एक बीज जो हमें जीवन देता है, एक नदी हमको जल देती है, एक आकाश से पानी बरसता है, सूर्य हमको रोशनी देता है, चंद्रमा हमें ठंडक देता है, तो क्या इन सब ने हम पर एक उपकार किया है। एक कृतज्ञता की है। इस कृतज्ञता को निभाने के लिए कलाओं का जन्म हुआ। तो इस तरह से ग्रैटिट्यूड के तौर पे कलाओं का जन्म हुआ। जी। अगर हम जनजातीय और लोक कलाओं की बात करें तो ये इनकी उपस्थिति क्यों है और क्या लाभ है इसका? असल में जब आदिम मनुष्य अपने जीवन को बना रहा था, अपने जीवन को प्रकृति के साथ में तादात्म्य करके अपने जीवन को एक लय दे रहा था,
इस लय में से कलाएं उत्पन्न होती है हुई। और इसका उद्देश्य क्या है? कलाओं की उत्पत्ति का उद्देश्य ये है कि वो जीवन के लिए है ना। ये कलाएं जीवन से ही पैदा होती है और उसी का सौंदर्य बढ़ाती हैं, जीवन का सौंदर्य बढ़ाती हैं। इसलिए ये कलाएं जो हैं जीवन को आनंद और रस से भरने वाली होती हैं, सरल भी कर देती हैं। हाँ, सरल भी आप कर। देखिए, जब आप परिश्रम करते हैं और कोई गीत गाते हुए हाँ, परिश्रम हाँ, करते हैं तो परिश्रम तो पता ही नहीं चलता है कि परिश्रम पता ही नहीं लगता। एक किसान जब बीज बोता है तो उसके मन में होता है कि यही बीज जब अंकुरित होगा तो उसके मन में भी गीत फूटेंगे। गीत फूटेगा, वो कहीं ना कहीं जब फसल को काटेगा तो उसके साथ नृत्य भी करेगा और उसके बीजों का हम उपयोग करेंगे। इस तरह से समस्त प्रकृति को उन्होंने अपने गीतों में, अपने नृत्य में, अपने चित्रों में। देखिए, मनुष्य गुफाओं में जब रहता था, आदिम मनुष्य, तो गुफाओं में वो दीवारों पर चित्र बनाता था। सबसे पहली भाषा तो उनकी चित्र ही है। और इसके पहले जब वो चूँकि वो दीवारों पर जो चित्र बने हैं, भित्ति चित्र बने हैं, वो आदिम प्रागैतिहासिक काल के कहलाते हैं। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि नृत्य के चित्र भी है। ये नृत्य आया कहाँ से? जब तक पहले नृत्य नहीं किया होगा तब तक किसी का चित्र नहीं बन सकता। करेक्ट है ना। हाँ। वो आकार नहीं ले सकता। तो पहले नृत्य का जन्म होता है, उसके बाद में चित्रकला का जन्म होता है। ये आदिम कला है। और उसके बाद में जब मैदान में रहने आया, खेतों में उसने घर बनाया, दीवारें बनाई, दीवार पर उसने चित्र बनाना शुरू किए। यहाँ से लोक कलाएं जन्म लेती हैं। इस तरह से आदिम कलाएं, लोक कलाएं, और इन लोक कलाओं से फिर एक शास्त्रीय कला है जिसका एक व्याकरण निश्चित होता है। वाला हाँ, बात कर रहे हैं ना। शास्त्रीय कलाओं का क्या होता है? नागर कलाओं में एक उनका एक शास्त्र बन जाता है, एक निश्चित व्याकरण बन जाता है। आदिवासी कलाओं का भी एक मौखिक वाचिक व्याकरण होता है जो लिखित पे नहीं होता। लोक कलाओं का भी एक वाचिक व्याकरण होता है, लेकिन वो लिखित में नहीं होता, वो स्मृति में होता है। श्रुति और स्मृति में होता है, कोई लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन शास्त्रीय कलाओं का वही कलाएं, एक लोक कलाएं जब शास्त्र में बन जाती है तो उसका एक व्याकरण निश्चित हो जाता है। जैसे नृत्य, कथक नृत्य का मामले, तो वो लोक कला थी पहले। और लोक कलाओं के जो नृत्य करने की मुद्राएं थी, संगीत था, वाद्य थे, उनको एक व्याकरण में, लय में बांध दिया, ताल में बांध दिया, उसका एक गान तैयार कर दिया। उतनी ही दूरी तक वो शास्त्रीय नृत्य गाया जाता, उसमें प्रत्येक आदमी सीख सकता था। परंपरा में क्या होता था कि हमारी लोक कलाओं को और आदिवासी कलाओं को परंपरा में सीखा जाता था। हाँ। कोई गुरु बड़े जैसे गा रहे हैं वैसे सीख लिया, कोई शिष्य परंपराएं नहीं होती थी। लेकिन घर में अगर कोई नृत्य किया जा रहा है शादी के समय में, तो एक बच्चा भी उठ करके उसमें शामिल हो जाता था और एक बूढ़ा भी शामिल होता था। वहीं से बजाना गाना सीख लिया। तो इस तरह से एक परंपरा गुरु पाठशाला का काम करता था। हमारी परंपरा है। हाँ। परंपराओं से जो एक कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होती है, स्थानांतरित होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो गाना, जैसे पिता अगर गाना गाता है, गायन कर रहा है, कोई गाथा गाता है, कोई आख्यान गा रहा है, तो बच्चा भी सीखने लगता है, वो आख्यान उसको भी आने लगता है। इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी वो ये कलाएं यात्रा करती है। और इसकी यात्रा सारे विश्व में होती है, विश्व यात्रा होती है। एक गीत कोई आदिवासी अपने यहाँ गाता है तो उसकी ध्वनियाँ जो है दूसरे आदिवासी बोलियों तक भी जाती है। उसको अपनी भाषा में, अपनी बोली में गूंथ करके वो नया गीत वहाँ पर रच देते हैं। हाँ। एक अंतर यात्रा होती है गीतों की भी, एक कथाओं की अंतर यात्रा होती है, एक नृत्य और संगीत की अंतर यात्राएं होती है। ये सब एक दूसरे की कलाओं से जुड़ा हुआ रिश्ता है। जी। जनजातीय संस्कृति पर और लोक कलाओं पर बातचीत हो रही है कार्यक्रम विमर्श में। वक्त है एक विराम का। विराम के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा। जय हो।
विराम के बाद आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम विमर्श में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वसंत निरगुड़े जी, जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं, जिनके साथ लोक कला और जनजातीय संस्कृति पर। सर, क्यों ज़रूरत पड़ी लोक कलाओं के संरक्षण की और संवर्धन की आज के वक्त में? बहुत सामयिक प्रश्न आपने किया है और इस दृष्टि से हम देखें कि हमारे लोक कलाएं हमारे जीवन में करती क्या है, उसका क्या महत्व रहा है। तो अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो मैं सोचता हूँ कि संपूर्ण संस्कृति को बनाने वाली हमारी लोक कलाएं ही हैं। आदिवासी कलाएं आदिवासियों की संस्कृति में और लोक कलाएं लोक संस्कृति में जिन मनुष्य को गढ़ती हैं, जिस मनुष्य सभ्यता को वो गढ़ती हैं, तो लोक कलाओं का एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। मनुष्य को संस्कारित करता है, अच्छे संस्कारों में ढालने की कोशिश हमारी लोक कलाएं करती है। उसका संदेश ही यही है कि जो नृत्य करेगा वो अपने में एक तरह की विनम्रता, एक तरह का कला आस्वाद, कला का स्वाद, कला का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहेगा। तो कलाएं हमको एक जीवन देती है, एक सौंदर्य देती है ना। उसका महत्व कम नहीं है। हमारे जीवन में जो सौंदर्यशाली होता है उसको हम संचित भी करना चाहते हैं, संरक्षित भी करना चाहते हैं, लेकिन समय के अनुसार एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी कलाएं हो चाहे लोक कलाएं हो, वह हमारे समय तक आई कैसी, उसके जीने का क्या तरीका था, आज तक चली आ रही हैं। उसके पीछे हमारी परंपराएं हैं। परंपराएं ऐसी है कि एक घर में, एक परिवार में कोई अगर गीत गाता है जी, तो वो फिर सारी महिलाएं दूसरे भी गीत गाने लगती हैं। हाँ। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो स्थानांतरित होती रहती है। इस तरह से हमारी कलाएं अपने आप को स्वयं बचाती है। पहले संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती थी, आज हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कि आज हम देखते हैं भूमंडलीकरण के दौर में जीवन की गति बहुत तेज हो गई है। लोग सब संक्षेप में काम करना चाहते हैं, समय नहीं है लोगों के पास। तो हमारी कलाओं का भी जो धीरे धीरे विलुप्तीकरण होता जा रहा है, इसको संरक्षित करना इसलिए जरूरी है कि मनुष्य से अगर ये कलाएं चली जाएंगी, नहीं रहेगी जीवन में, तो फिर उसका सौंदर्य भी समाप्त हो जाएगा और एक पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और प्रकृति से जो नाता है वो भी टूट जाएगा। प्रकृति से नाता तो सबसे पहले होता है कलाओं का, है ना। एक सूर्य उदित होता है, हवा बहने लगती है, पेड़ पर पक्षी चहचहाने लगते हैं, किसान अपना हल निकाल करके खेत में जाता। ये जो रिश्ता है, पवित्रता का रिश्ता है प्रकृति के साथ, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसलिए हमारी कलाओं को बचाना नितांत आवश्यक है। उसके संरक्षण की दिशा में तुम प्रश्न करोगे ही। हाँ, मैं बस यही पूछने जा रही थी आपसे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इससे, इन लोक कलाओं से बहुत दूर दिखाई पड़ती है। और अगर इसके संरक्षण की बात की जाए तो क्या क्या करना चाहिए हमें इसे बचाने के लिए, और कैसे युवाओं तक इन कलाओं को, इन परंपराओं को, इन संस्कृतियों को पहुंचाया जाए? मेरा विचार, मेरा अनुभव ये है कि असल में सारी कलाओं को बचाने का जो उद्यम है, जो उपक्रम है, वो केवल हमारे समाज के पास ही है। न तो कोई सत्ता इसको बचा सकती, संरक्षण दे सकती। इतना कर सकती है कि किसी कलाकार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, सरकार उसको आर्थिक मदद करके उसके लिए उतनी मदद कर सकती। लेकिन कलाओं को बचाने का सबसे बड़ा उपक्रम तो समाज ही होता है। ये कलाएं समाज में ही फलती फूलती हैं। जैसे एक हम बोली को ले लें, बोलियां हैं जो जनजाति बोलियां भी हैं, लोक बोलियां भी हैं। एक बोली को बचाने का क्या तरीका है ना। हम या तो विश्वविद्यालय में बोलियों को पढ़ाया जाए तो बच सकती है, उनके लिए संस्थाएं खोली जाए, उनके जो बोलियों के गीत हैं, बोलियों के आख्यान हैं, गाथाएं हैं, कहावतें हैं, पहेलियां हैं, कथाएं हैं, फिर चित्रकला है,
जो जनजाति चित्रकला है, लोक चित्रकला है, उनको बचाने के लिए कुछ प्रयास हम यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, विश्वविद्यालयों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से और हमारी लोक कलाओं की संस्थाओं के माध्यम से उसको बचाया जा सकता है जहाँ तक हो सके हमारे समय में। लेकिन असली जड़ें तो मैं अभी भी मानता हूँ कि वो समाज ही है, वही कलाएं बनाता है, वही कलाओं का संवर्धन भी होता है। नई कलाएं कहाँ से आती है? समाज से आएंगी। संरक्षण से या संग्रहालय बनाने से नई कलाएं नहीं पैदा होंगी, आएंगी जब तक लोगों में नहीं जाएंगी। लोगों में जो अंदर की भावना है, क्योंकि ये कलाएं भीतर की अभिव्यक्ति हैं, मनुष्य के हृदय की अभिव्यक्ति हैं। तो वहाँ से कोई नई चीज़ फूटती है, एक नया शब्द बनता है, तो किसान गाते गाते या श्रम करते करते एक नया शब्द गढ़ लेता है, एक नई कलाएं आ जाती हैं। हम देखते हैं कि समाज में इतनी कलाएं हैं, इतनी विभिन्न, भारत तो इसमें सौभाग्यशाली है, इतनी बोलियां हैं, इतनी कलाएं हैं, इतनी भाषाएं, इतने लोग हैं जिनके अलग अलग संस्कृतियां हैं। उन सब संस्कृतियों से बना हुआ एक भारत, एक जैसे कि एक राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में हमारा देश इतना विशाल है और इतना समृद्ध है कि अभी भी कलाओं का दौर हमारे यहाँ है, लोक कलाएं जीवित रहेंगी। अब मैं सोचता हूँ इनको बचाने के लिए नए सांस्कृतिक मंचों की स्थापनाएं होनी चाहिए। और जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान का गठन हुआ है, ये एक बड़ी आशा जगाता है कि भले ही यूपी में जनजाति समाज कम लोग रहते हैं, 14 जनजातियों का यहाँ निवास है, अगर उनकी कलाएं ही हमने बचा ली या जो कुछ भी उनके समय में बचा, अभी भी के समय में बचा हुआ है, उनकी संस्कृति बची हुई, उनकी कलाएं बची हुई, उनको यदि हमने संरक्षित कर लिया तो हम सोचते हैं हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जो भी हमारे सामने है उसको हम दिखा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और वो जो कुछ भी हमने दस्तावेजीकरण किया है उसके माध्यम से हम नई पीढ़ी को, जो आगे हो सकता है 100-200 साल, 1000 साल बाद, अगर कोई देखना चाहेगा कि थारू जनजातियों में क्या क्या होता था, है ना, कोल जनजातियों में क्या होता था, शहरियों में कैसे जीते थे, उनकी क्या परंपराएं थी, उनके विश्वास क्या थे, उनके देवी देवता क्या थे, है ना, उनके कौन कौन से ऐसे विश्वास थे जिन पर वो जीवन बिताते थे, ऐसी कौन सी कथाएं हैं, ऐसे मिथक कौन से हैं, ऐसे माइथोलॉजी उनकी क्या है, ये सब चीज़ें, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी जनजातियों की उत्पत्तियां कैसे हुई और वो हजारों साल से चली आ रही हैं, उसके पीछे क्या अवधारणा रही है, क्या कल्पना का आधार रहा है, जिससे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को उनको देते हुए आज तक हमारे समय में आई हैं। तो संरक्षण तो जनजातियों का और जनजाति संस्कृति का, जनजाति कलाओं का, हमारी लोक कलाओं का हमें अपने समय में जितना भी हम कर सकें, क्योंकि आजकल तो मीडिया और टेक्निकल चीज़ें बहुत अधिक बढ़ गई है, विजुअलिटी बढ़ गई है, उन माध्यमों में हम उनको संरक्षित कर सकते हैं, उसका दस्तावेजीकरण कर सकते हैं, क्योंकि एक डिजिटल बनता है तो उसकी आयु कम से कम 1000 साल होती है। तो हम अपनी कलाओं को 1000 साल के लिए तो डिजिटल करके बचा ही सकते हैं। बिल्कुल। और परंपरा को भी देख सकते हैं। आज से 1000 साल बाद की कोई पीढ़ी अगर उस परंपरा को देखेगी तो उससे याद होगा कि हमारे पूर्वज ऐसे ऐसे नृत्य करते थे, ऐसी भाषा बोलते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसी वेशभूषा पहनते थे, ऐसा नृत्य करते थे, ऐसा वाद्य बजाते थे, और उनका जीवन इस तरह से था। तो एक तरह की जीवन का दस्तावेज उनके सामने खुलेगा। जो जनजातियां अभी के वक्त में हैं उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तब्दीलियां आई हैं, उन्होंने भी इस डेवलपमेंट को अपनाया है। तो क्या कुछ उनके पास अभी बचा रह गया है? कितने % उन्होंने अपना खुद संरक्षित करके रखा है अपने परंपराओं को, संस्कृति असल में ये बदलाव तो समय के अनुसार निश्चित है, इसको आप रोक नहीं सकेंगे, न मैं रोक सकता, न आप रोक सकते, न सत्ता रोक सकती, न व्यवस्था है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है और समय के अनुसार सारी कलाओं में बदलाव आता है। मैं ये कहता हूँ कि
जो समय के अनुसार अपनी लोक कलाएं या आदिवासी कलाएं अगर नहीं अपने आप को बदलती है तो वो नष्ट हो जाती है। समय के जितने भी आक्षेप हैं, समय के जितने भी आहटें हैं, उसको लोक कलाएं अपने आप में तादात्म्य कर लेती हैं और वो अपने आप को बचा लेती है। स्वयं में बचाने की एक बड़ी शक्ति भी होती है। ये परंपरा से आया है। अपनी लोक कलाओं को बचने का, अपने आप में संरक्षित रखने का स्वयं में मादा होता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो समय के उन चीज़ों को अपने में आत्मसात करती चलती है और वो अपने आप को बचा लेती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे एक पारंपरिक नृत्य, आदिवासी नृत्य गांव में, जंगलों में कभी करता है, अपने घरों में करता है, उसको अगर हम किसी मंच पर प्रस्तुत करेंगे तो न तो वो वहाँ का वातावरण है, न तो उस तरह का जंगल है, न उस तरह की वहाँ कोई परिवेश है जिसको हमने मंच पे प्रस्तुत किया। उसका रूप बदल जाता है। तो ये जो बदलाव है वो कलाएं अपने आप करती हैं। कुछ आज के समय में जो लोग शिक्षित लोग हो रहे हैं, जो कोरियोग्राफी करके नृत्य को एक बहुत आह्लादकारी और सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं और उसको संक्षिप्तीकरण करके उसमें जो मूल बात है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी प्रयास जो है लोक कलाओं का बदला हुआ रूप होगा। और आज के समय में मैं ये कहता हूँ कि हम अपनी लोक कलाओं को, आदिवासी कलाओं को, आदिवासी जीवन को इसी तरह से बचा सकते हैं। तो अपने कार्यक्रम को अब यहीं पर विराम देंगे। आप आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाया, जय घोष इस कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और ख़ास करके आदिवासी और लोक कलाओं के बारे में आप में जो अवेयरनेस है और इस माध्यम से सब तक ये बात पहुँचे, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।